ज़कात किस के ऊपर फ़र्ज़ है। तो इसको समझिए कि ज़कात हर उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो आक़िल है, बालिग़ है और निसाब का मालिक है। निसाब का मालिक इसका मतलब ये है कि आदमी के पास 7.5 तोले सोना है या 52.5 तोले चांदी है, या इन दोनों में से किसी एक की कीमत है, यानी इतने पैसे हैं कि जिनसे 7.5 तोले सोना ख़रीद सकें या 52.5 तोले चांदी ख़रीद सकें, तो इसको साहिब निसाब कहा जाता है। और इसी निसाब के हिसाब से आदमी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। ये जो 7.5 तोले सोने या 52.5 तोले चांदी बताए जाते हैं, ये पुराना वज़न और पुराना तोल है, जब एक तोला 12 ग्राम का होता था, और इस वक्त मौजूदा दौर में एक तोला 10 ग्राम का होता है। तो आप पुराने वज़न के हिसाब से सोने को वज़न करा लें और चांदी को भी। आदमी के पास अगर निसाब के बक़द्र माल है और उसके ऊपर साल गुज़र जाए, जिसको हौलान हौल होना कहते हैं, तो साल गुज़र जाने के बाद अब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात किन किन चीज़ों से निकालें। आदमी के पास सोना है, सोने की तरफ से ज़कात निकालनी है आपको। चांदी है, चांदी की तरफ से ज़कात निकालनी है। आपके पास पैसे हैं, पैसों की ज़कात निकालनी है। माल है तिजारत के लिए, उसकी ज़कात निकालनी है। आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, ज़मीन ख़रीदी है, लेकिन बेचने की नीयत से आपने ख़रीदी है, ख़रीदो फ़रोख्त करने के इरादे से, उस पर ज़कात है। आपने गाड़ी ख़रीदी है और गाड़ियाँ एक नहीं बल्कि कई गाड़ियाँ हैं आपके पास, और वो सब ख़रीदो फ़रोख्त के लिए है, तो उसकी मजमूई जो कीमत होती है उस कीमत के ऊपर ज़कात है। इसी तरह से आपने एक के अलावा कई मकानात ख़रीद के रखे हैं, और उन मकानों के ख़रीदने का मकसद बेचना ख़रीदना यही करना है, आपको तिजारत के लिए आपने ख़रीदा है, तो उन मकानों की जो मजमूई कीमत होती है, बेचने की जो कीमत होगी, उस बेचने की कीमत के ऊपर ज़कात है। लेकिन अगर आपने मकान ख़रीदा है किराए पर देने के वास्ते, इसी तरह आपने गाड़ियाँ ख़रीदी हैं किराए पर देने के वास्ते, तो अब आपके मकान की कीमत के ऊपर ज़कात नहीं है, बल्कि पूरे साल में जितना इनकम होगा किराए के ज़रिए से, गाड़ी की तरफ से पूरे साल में जो इनकम होगा किराए के ज़रिए से, अब इसके ऊपर ज़कात है। नफ्स गाड़ी के ऊपर, गाड़ी की कीमत के ऊपर अब ज़कात नहीं है, अगर किराए के लिए आपने ख़रीदा है। इसी तरह से आपके पास कोई कारखाना है, तो कारखाने के अंदर लाखों करोड़ों की मशीनें होती हैं सामान तैयार करने की, उन मशीनों के ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आप उन मशीनों को बेचने ख़रीदने के वास्ते रख रखा है, तो फिर उनकी कीमत के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन उन चीज़ों से, उन मशीनों से माल तैयार होता है, तो फिर उस पर ज़कात नहीं है, बल्कि पूरे साल में आपका जो इनकम है उसके ऊपर ज़कात है। अगर आदमी ज़कात अदा ना करे तो इसकी वईद कुरान के अंदर भी आई है और हदीस के अंदर भी आई है। खैर, इंशाअल्लाह किसी दूसरे मौके पर ज़कात देने की फ़जीलत को भी बयान करूँगा और ज़कात ना देने की वईद को भी बयान करूँगा। मुझे आज बयान ये करना है कि ज़कात हम किस तरह से निकालें। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास सोना कितना है, आप उसको वज़न करा लें। वज़न कराने के बाद बेचने की कीमत क्या होती है वो आप एक कागज़ में लिख लें। चांदी आपके पास कितनी है, उस चांदी के बेचने की कीमत क्या होगी उसको उसके नीचे लिख लें। फिर आपके पास मौजूद रकम कितनी है, आपके पास कितने पैसे हैं, बैंक बैलेंस कितने हैं। इसी तरह से आपने बैंक के अंदर कुछ डिपॉज़िट करके रखा, फ़िक्स करके रखा है, ये फ़िक्स करना जायज़ नहीं है शरअन, लेकिन अगर आपने करा कर रखा है तो आप उसको उसके नीचे लिख लें। इसी तरह से आपने गिरवी में कुछ चीज़ें रख रखी हैं, बैंक के अंदर सोना है, चांदी है, या कोई चीज़ आपने रख रखी है, तो उसकी कीमत क्या होगी, उसकी लागत क्या होगी, उसको आप नीचे लिखें। आपने तिजारत के अंदर कितना माल लगाया हुआ है उसको उसके नीचे लिखें। इसी तरह से फ़रोख्त की नीयत से आपने जो ज़मीन ख़रीदी है, जो प्लाट ख़रीदी है, उसकी क्या कीमत है उसके नीचे उसको लिख दें। इसी तरह से आपके साल भर में गाड़ी का किराया कितना आता है, साल भर में आपके मकान का किराया कितना आता है उसके नीचे लिखें। आपने किसी को कर्ज़ दे रखा है, जितने भी पैसे हों किसी को आपने दिया हुआ है, तो ये पैसे तो आप ही के हैं, इसलिए उसको भी आप नीचे लिख लें, उसको ऐड कर लें।
آپ نے کسی کے پاس کچھ امانت رکھ رکھی ہے، کسی کو دیا ہوا ہے کچھ پیسے بعد میں لوں گا، اس کو بھی آپ لکھیں، کیونکہ وہ بھی آپ کا ہی ہے نا۔ اگر آپ نے کہیں چٹھی بھری ہے، آپ چٹھی بھر رہے ہیں، ابھی 20 مہینے کی چٹھی ہے جن میں سے آپ نے 10 مہینے تک بھرا ہے، تو یہ 10 مہینے تک آپ کے ٹوٹل پیسے کتنے جمع ہوئے اس کو لکھنا ہے۔ ان سبھی چیزوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ انکم کا جتنا سورس ہے، جتنے راستے ہیں آنے کی، جتنی چیزیں ہیں آپ کے پاس، جتنے پیسے آ سکتے ہیں کہیں سے، ان سبھی کو ایک ساتھ جمع کرنا ہے۔ اور سبھی کو ایک ساتھ جمع کرنے کے بعد ایک لائن کھینچ کر کے آپ سبھی کو ٹوٹل کیجئے کہ کتنے پیسے ہوتے ہیں۔ یہ سونا ہے، چاندی ہے، ان کے خریدنے کی قیمت نہیں بلکہ بیچنے کی قیمت لکھنی ہے، اور ان سبھی کے مجموعے پر دیکھیے کہ ٹوٹل کتنے پیسے ہوتے ہیں۔ مجموعہ کر لینے کے بعد اب نیچے ایک لائن اور لکھیے، اس میں آپ مائنس کیجئے، گھٹائیے۔ کسی کو قرض دینے کا ہے، آپ سے کوئی آدمی پیسے پاتا ہے تو اس کو کتنا دینا ہے اس کو نیچے لکھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے قسط پر کوئی چیز لی ہے، قسط پر کوئی بھی چیز آپ نے لے رکھی ہے، تو اب تلک آپ نے کتنا ادا کیا اس کو تو نہیں لکھنا، لیکن اب باقی کتنا ہے، تو جتنا باقی ہے وہ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ اس کو لکھ لیں۔ اسی طرح سے آپ نے چٹھی ڈالی ہے اور پیسے آپ کے آ گئے، گروپ سے آپ نے پیسے لیے ہیں اور گروپ کے پیسے آپ کو پہلے ہی مل گئے، اب یہاں سے آگے آپ کو گروپ کے پیسے بھرنا ہے، چٹھی کے پیسے بھرنا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو گروپ ہو یا چٹھی ہو، اگر اس میں سودی کاروبار ہے تو اس کا کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ گروپ کے پیسے ہوں یا ایک ہی چٹھی کے پیسے ہوں، سودی کاروبار جائز نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اب یہاں سے آگے آپ کے پیسے اٹھ جانے کے بعد آگے اور کتنا بھرنا ہے اس کو نیچے لکھیں۔ اب ایک لائن کھینچ دیں، لائن کھینچنے کے بعد آپ مائنس کریں پہلے مجموعے میں سے، ٹوٹل میں سے اب مائنس کریں، دیکھیں کہ جو جتنا آپ کے آنے کا سورس تھا اس میں سے جمع جتنا ہوا، اس کے بعد مائنس کرنے کے بعد اب کتنا بچتا ہے۔ اب جتنا بچتا ہے اس مجموعے میں سے، یعنی لاسٹ میں سب مائنس کر دینے کے بعد اب آپ کے پاس جتنا بچتا ہے اس میں سے 2.5%، 2.5% آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی مال کا 40واں حصہ، ہر 40 روپے میں 1 روپیہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر 100 روپے میں 2.5 روپیہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر 1000 میں 25 روپے، اور ہر 1 لاکھ کے اوپر 2500 روپے۔ تو اس طرح سے آپ مال کا 40واں حصہ 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ قریب کے کسی عالم دین سے اپنے مسئلے کو بیان کریں کہ آپ کے پاس کتنا کچھ ہے، اور پھر ان سے اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔